हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी जा रही होगी। तो जैसे कि हमारा ये सेशन होता है द हिंदू का, हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। जो भी यूपीएससी के एग्जाम के लेवल के जितने भी करंट अफेयर्स आते हैं, यानी कि जिनमें से यूपीएससी जरूर क्वेश्चन पूछता है, तो हम ऐसे टॉपिक के साथ आपके सामने ये पूरा सेशन लेकर आते हैं। इसमें हमारे ये जो मेजर टॉपिक रहते हैं, यानी कि मेजर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें किसी भी एग्जाम में, तो पॉलिटी आई है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, इसके साथ ही जियोग्राफी। तो ये सभी जो सब्जेक्ट हैं ये मेजर कोर सब्जेक्ट होते हैं जिनमें से हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज है 8 अक्टूबर 2025, दिन है वेडनेसडे यानी कि बुधवार। तो आज की हम इंपॉर्टेंट न्यूज को डिटेल में कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमने कल दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन क्या था कि चौरी चौरा घटना के परिणाम स्वरूप बंदी बनाए गए लोगों को किसने विधिक प्रतिरक्षा यानी कि लीगल डिफेंस प्रदान की थी, किसने। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत। तो इन्होंने ये जो चौरी चौरा घटना हुई थी, तो इसके बाद जो लोग बंदी बनाए गए थे, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, तो उनको एक तरह से लीगल डिफेंस दिया गया था मदन मोहन मालवीय और कृष्णकांत जी के द्वारा। तो हमारी आज की न्यूज को शुरू करते हैं। हमारी सबसे न्यूज है, ये हो सकती है कि प्लेसेस इन द न्यूज जो रहता है उससे अच्छा टॉपिक ये बन गया है। इसके अलावा ये जियोग्राफिकली कंडीशन से भी एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसमें से। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई नेचुरल बैरियर की। एक तरह से जो बैरियर लगा दिया जाता है, जिस तरह से हम जैसे कोई मान लीजिए जैसे यहाँ पर कोई सुनामी आने वाली है या कुछ ऐसी घटना आपदा आने वाली, तो यहाँ पर कुछ बैरियर लगा हुआ है। तो श्रीलंका को एक नेचुरल बैरियर की तरह माना गया है भारत के जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट है वहां से। तो एक स्टडी अध्ययन किया गया, उसमें देखा गया कि श्रीलंका की जो पोजीशन है जो लोकेटेड है इंडिया के साउथ में, ये एक तरह से नेचुरल लैंड बैरियर की तरह काम करता है। और इसका जो रोल अगर हम देखें तो काफी इसका जो क्रूशियल रोल है, शील्ड एंड साउदर्न ईस्ट एंड साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कंट्री फ्रॉम द पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स ऑफ लॉन्ग पीरियड स्वेल वेव्स जनरेटेड इन द साउदर्न ओशियन। अब आप यहाँ पर पहले मैप में लोकेशन देखिए, या देखिए ये भारत का ऊपर वाला मैप है और ये है श्रीलंका। तो ये पूरा जो इंडियन ओशन है ये साउथ का इंडियन ओशन है। तो यहाँ पर जो श्रीलंका है एक तरह से भारत के लिए जो साउदर्न स्टेट्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, उनके लिए बैरियर का काम करता है कि कोई भी यहाँ पर अगर सुनामी जैसी जो भी आपदाएं जितनी भी आती रहती, चक्रवात या फिर कुछ और आपदाएं जो भी समुद्र में आते रहते भूचाल, तो उनसे हमारी जो रक्षा करता है एक तरह से श्रीलंका है। तो ये एक स्टडी की गई थी, उसमें पाया गया। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि इनकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका को अगर हम देखें तो भारत के दक्षिण भाग में हिंद महासागर में, ठीक तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है। और ये द्वीप महासागर की जो दक्षिण पूर्वी लहरें जिसमें सुनामी, चक्रवात या फिर समुद्री उफान आता है, तो उनको ये अवशोषित करने का काम करता है, जिससे भारत का जो तट है वो सुरक्षित रहता है। यानी कि एक तरह से श्रीलंका जो है वो भारत के जो मतलब दक्षिण कोस्ट है उसकी रक्षा करता है। इसके साथ नेचुरल बैरियर की तरह श्रीलंका की जो लंबाई अगर हम देखें तो 440 किलोमीटर और चौड़ाई जो है 220 किलोमीटर। तो एक तरह से प्राकृतिक ब्रेक वाटर है, यानी कि जो एक तरह से रक्षक दीवार होती है, जैसे कि बफर जोन कहा जाता है, तो उसी तरह हम श्रीलंका को मान सकते हैं। ये जो दक्षिण महासागर से जितनी भी आने वाली जो भी ऊर्जा होती है या फिर कुछ भी मतलब कि जो भी अलग प्रकार के वहां पर आपदाएं आती रहती है उनको कमजोर कर देता है, जिससे भारत का जो पूर्वी तट यानी कि भारत का जो तट है उस पर प्रभाव कम पड़ता है। इसके साथ ही हमने जब हम देखते हैं इतिहास में, तो हमारे 2004 में भारत में एक हिंद महासागर में एक सुनामी आई थी, और इस घटना में श्रीलंका ने तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को शील्ड किया था, यानी कि उनको एक तरह से सुरक्षा प्रदान की थी। यहाँ पर श्रीलंका के कारण छिपे तटों की जो लहरों की ऊंचाई सिर्फ 1.6 मीटर रही, वहीं पर जो खुले तट थे वो 4 से 5 मीटर तक वहां पर ऊंचाई पहुंच यानी कि लहरों की ऊंचाई पहुंच गई थी। इससे करीब 8000 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन श्रीलंका की उपस्थिति के कारण 50 से 17% तक जो हमारे को भारत को हानि नुकसान होने वाला था वो कम किया था। अब देखिए वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं, आप इसको अच्छे से ये की पॉइंट्स नोट कर सकते हैं यूपीएससी के लेवल के। जब 2004 का जो सुनामी का मूल्यांकन किया गया यानी कि उसकी जांच की गई इन्वेस्टिगेशन, तो यूनेस्को और जो NOAA उनसे पता चला कि श्रीलंका की जो स्थिति है, जियोग्राफिकल लोकेशन इतनी अच्छी है कि भारत जो है उसके दक्षिण पूर्वी तट है उसकी तरह उसको एक तरह से उसके लिए रक्षा कवच का काम करता है।
लहरें श्रीलंका से टकराकर फिर अपनी ऊर्जा को खो देती है। जब बड़ी बड़ी लहरें आती है तो किसी तट से टकराने की वजह से उनकी ऊर्जा जो होती है वो चली जाती है। तो जिससे क्या होता है कि भारत में जो डिफ्रैक्शन यानी कि मोड़ना, वो प्रभाव कम रह जाता है। इसके साथ ही अभी जो अध्ययन किया गया उसमें भी पाया गया कि दक्षिण महासागर की जो स्वेल्स है यानी कि लंबी लंबी लहरें, उनको ये ऑब्जर्व कर लेता है, यानी कि उनको अंदर अपने अंदर अवशोषित करता है और चक्रवातों के दौरान जो तट होते हैं उनको बचाता है। इसी तरह जलवायु परिवर्तन में ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्रीलंका। इसके साथ ही बायोशील्ड्स का काम करता है। यहाँ पर भारत के जो मैंग्रोव होते हैं या फिर रेत के टीले होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है और 30 से 50% तक जो ऊर्जा होती है सुनामी को उसको कम करता है, जिससे भारत का जो अंडमान निकोबार है वो इसी वजह पर सुरक्षित है। इसके साथ ही भूकंपीय जो अगर हम पृष्ठभूमि देखें भूकंप वगैरह, तो ये भूकंप का केंद्र हम मानते हैं इंडोनेशिया को, उसका जो सुमात्रा द्वीप है उसके पास है, हिंद महासागर में ये था। और इसके भूकंप जो था ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भूकंप आया था उस समय पर, और ये 2004 को था जब सुनामी आई थी, उससे पहले। तो भूकंप ने समुद्र तल को 10 से 15 मीटर ऊपर उठा दिया, यानी कि पानी आप सोचिए 10 से 15 मीटर पानी ऊपर उठा, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न हुई और वही लहरें जो है बाद में सुनामी बन गई थी। इसमें भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव, म्यांमार, तो ये सभी देश जो थे ये प्रभावित हुए थे। सोमालिया भी था इनमें। तो अब देखिए इसमें जो श्रीलंका की जो हम देखते हैं रोल, ये किस तरह से नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। सबसे पहले हमने इसकी भूगोलिक स्थिति देखी, इसके बाद जो लहरें देखी थी, यानी कि पहले जो बड़ी बड़ी लहरें आने वाली थी उनको इनने कम किया था। इसके बाद जो डिफ्रैक्शन प्रभाव था, यानी कि श्रीलंका अगर ना होता तो लहरों को क्या करता, फिर तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर चले जाती लहरें और फिर तमिलनाडु का क्षेत्र भी प्रभावित होता। मैंग्रोव और उसके साथ ही जो भी तटीय संरचनाएं होती हैं उनकी रक्षा करता है, यानी कि जो बड़े बड़े तूफान आते हैं समुद्र में से, जो बड़ी बड़ी लहरें ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उनको रोकने का काम करता है। अब देखिए सुनामी का प्रभाव क्या पड़ा था। सबसे पहले श्रीलंका की बात करेंगे, वहां पर करीब बहुत ज्यादा लोग यानी कि 35,000 लोग मारे गए। 5 लाख लोग जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। इसके अलावा 2-2.5 लाख जो लोग 2.5 लाख घर नष्ट हो गए थे। मछली पकड़ने वाले जो थे वहां पर अक्सर समुद्र के किनारे रहते हैं, तो वो उनकी जो भी नौका वगैरह यानी कि बोट वगैरह होती थी वो पूरी तरह से नष्ट होगी। इसमें गाले, मटारा, हम्बन टोटा और उसके साथ ही बटिक लोआ सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र था। और नुकसान जो अगर हम नुकसान की बात करें तो जीडीपी का 7.5% जो था इसका नुकसान हो गया था। भारत में जो है 12,000 करीब मृत्यु हो गई थी। और इसमें तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी, इन क्षेत्रों में यानी कि जो बिल्कुल कोस्टल एरिया है, यानी कि जैसे ये भारत का मैप है तो इसमें जो ये कोस्टल एरिया, तो यहाँ पर ज्यादा जो है प्रभाव इनका देखा गया था। तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है उसके साथ चेन्नई सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। अंडमान निकोबार में जो पूरे गांव थे वो गांव के गांव ही बह गए थे, यानी कि बहुत बड़ी सुनामी आई थी 2004 में भारत में। लगभग $2.8 बिलियन जितना नुकसान हो गया था। और मछली पकड़ने, उसके साथ ही जो भी लोगों का एक तरह से रोजगार था उनको भी बड़ा नुकसान हुआ। और फिर अभी भी वो लोग वहां पर काफी ज्यादा इस नुकसान की मतलब भरपाई से जूझ रहे हैं। पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा, जैसे कि इंडोनेशिया में, सोमालिया में काफी लोग वहां पर मारे गए थे। करीब 2 लाख के लोग वहां पर इंडोनेशिया में मारे गए। इसके साथ ही जो 1.7 मिलियन लोग जो थे वो प्रभावित हुए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। इसके बाद आर्थिक नुकसान हुआ। अब देखिए, अब कोई भी अपनी जगह अगर अपना घर, अपनी प्लेस बदलता है तो उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो अपना बना बनाया सब कुछ उसको वापस पीछे छोड़ना पड़ता है। फिर अब उसको उसकी जो लाइफ होती है वो एक तरह से नई सिरे से शुरुआत होती है। तो इसी वजह से उनका काफी नुकसान हुआ था, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे। इसके बाद हमें इनसे क्या सबक क्या मिला डिजास्टर मैनेजमेंट में, कि सबसे पहले तो चेतावनी प्रणाली की कमी थी, क्योंकि उस समय पर 2004 में कोई भी चेतावनी नहीं दी गई थी, यानी कि वार्निंग नहीं मिली थी, जिसके कारण जो देश प्रभावित हुए थे उनको तैयारी का समय भी कम मिला था। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय सुनामी चेतावना केंद्र जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया। फिर इसके बाद में, यानी कि पहले कोई भी ऐसा केंद्र नहीं था। ये जो है प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र और जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के साथ मिलकर काम करता है। इसके साथ ही तटों को संरक्षण देना ये भी ज्यादा जरूरी है। इसके बाद ही पता चला कि तमिलनाडु
ओडिशा में जो मैंग्रोव वन रोप है उनको बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही तटीय नियमन क्षेत्र यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाया गया, उसको सख्त किया गया ताकि जो भी हमारा कोस्टल एरिया उसको अच्छे से कंट्रोल किया जाए। इसके बाद एनडीएमए की स्थापना की गई। 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक तरह से बॉडी बनाई गई थी और जो आपदा जोखिम के न्यूनीकरण को पर केंद्रित थी, यानी कि आपदा से जो भी जोखिम हुआ उसको कम करना। सार्क का सहयोग, भारत ने श्रीलंका के साथ सार्क आपदा प्रबंधन के तहत संयुक्त प्रशिक्षण ट्रेनिंग वगैरह दी और उसके साथ ही अनुसंधान शुरू किए थे। अब हम देखते हैं कि काफी ज्यादा हमारे जो समुद्री एरिया वहां पर एक्सरसाइज की जाती है, तो इसी वजह से होती है कि कोई भी अगर डिजास्टर मैनेजमेंट आता है तो उसमें हम तैयार हो सके। मछुआरे, तटीय समुद्रों को जो समुदाय थे वहां पर उनको आपदा प्रबंधन से ट्रेनिंग दी गई कि आप अगर कोई भी ऐसी आपदा होती है तो आपको कैसे इससे निपटना है। अब इसमें से देखिए क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो भारत में सुनामी के चेतावनी प्रणाली के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो इसमें हमने अभी देखा इनकॉइस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, तो ये जो है ये सुनामी के लिए जिम्मेदार है। यहां पर नीचे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 2004 के हिंद महासागर की सुनामी का भूकंपीय केंद्र कहां पर था, यानी कि कहां पर भूकंप आया था? तो सुमात्रा अंडमान सबडक्शन जोन पर था ये भूकंप। उसके बाद फिर सुनामी आई थी। भारत का जो भी कोस्टल एरिया था, हालांकि भारत के साथ और भी देश प्रभावित हुए थे। अब हम दूसरी न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। हमारी दूसरी न्यूज जो है ये न्यूज आ रही है हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है कि वर्ल्ड बैंक ने जो है हमारी इंडिया की फाइनेंशियल ईयर की जो ग्रोथ है 2026 की उसको 6.5% तक रेज कर दिया, यानी कि उसको बढ़ा दिया है। आखिर ऐसा क्यों है? अब देखिए कहीं ना कहीं जो वर्ल्ड बैंक है उसको भारत में सुधार होते नजर आ रहे हैं, यानी कि उन्होंने कहा है कि जैसे ही भारत का जो जीएसटी रेट कट हुए हैं उसका काफी इम्पैक्ट देखा गया। भारत में अगर हम देखें तो जो उपभोक्ता की शक्ति वो बढ़ चुकी है, यानी कि लोग ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो यानी कि ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ बढ़ रही है, जीडीपी में बढ़ोतरी नजर आ रही है। तो उन्होंने क्या कहा है कि जो इन इट्स साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट रिलीज्ड ऑन ट्यूसडे, यानी कि साउथ एशिया में जो अपडेट है उसको रिलीज किया गया। उसके बाद द वर्ल्ड बैंक सेड इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस इन द अप्रैल जून 2025 क्वार्टर एक्सेलरेटिंग टू 7.8। उन्होंने कहा कि 7.8 तक जो थी भारत की जो जीडीपी थी उसमें वृद्धि दर्ज की गई है, यानी कि ऐसा देखा गया। It noted that growth was bolstered by strong private consumption and investment and boosted by lower than expected prices। उन्होंने कहा कि जितने जो उम्मीद से ज्यादा प्राइसेस थे वो कम हो गए, जिसकी वजह से भारत में जो है कंजप्शन ज्यादा बढ़ी है। इसके बाद धीरे धीरे वहां पर जो इन्वेस्टमेंट है लोग वो ज्यादा करने लगे हैं, जिसके कारण क्या ग्रोथ यानी कि ग्रोथ को दर्ज किया गया। तो पहले ये जो ग्रोथ उन्होंने दर्ज की थी 6.3% थी, अब उसको बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। अब देखिए इसमें क्या है कि आखिर इसके कारण क्या है, यानी कि उन्होंने कुछ कारण भी बताए हैं। तो कारण क्या बताया कि सबसे पहले तो जो घरेलू मांग है वो काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी, यानी कि घरेलू खपत निवेश में वृद्धि हो रही है, खास करके जो गांव के क्षेत्र वहां पर आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद कृषि ग्रामीण जो है बेहतर कृषि उत्पादन हो रहा है, ग्रामीण मजदूरी में वृद्धि हो रही है, उपभोक्ता की मांग बढ़ी है, जिसके कारण जो आर्थिक गतिविधियां तेज। अब देखिए अगर मांग बढ़ेगी तो उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा, अगर उत्पादन बढ़ेगा तो जो हमारी इंडस्ट्री है वो ग्रोथ करेगी। इसके साथ ही कर सुधारों का प्रभाव किया, जैसे कि जीएसटी 2.0 जो सुधार किए गए, जीएसटी रिफॉर्म्स हुए, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखा गया कि उससे क्या हुआ कि कर संग्रह को मजबूत किया गया, आर्थिक दक्षता में भी सुधार देखा गया। मजबूत तिमाही है, यानी कि जो पहली तिमाही अप्रैल से लेकर जून तक 7.8% की जो जीडीपी में वृद्धि देखी गई, जो कि 6.5 से लेकर 7% से ज्यादा थी। तो इससे अनुमान बढ़ाने का आधार मिला कि अब इनका जो अनुमान यानी कि इनकी जो ग्रोथ है वो ज्यादा हो सकती है। वित्तीय स्थितियां में थोड़ी ढील दी गई है, जैसे कि जो मौद्रिक नीतियां हैं, निवेश के लिए माहौल तैयार किया गया, यानी कि इससे निजी सार्वजनिक निवेश इन्वेस्टमेंट लोगों ने ज्यादा किया, लेकिन इसमें चुनौतियां भी है।
जो फाइनेंशियल ईयर 27 में अमेरिका टैरिफ से निर्यात भी प्रभावित हो सकता है, जिससे क्या है कि दक्षिण एशिया की पूरी वृद्धि में 5.8% तक भी धीमी हो सकती है। अब देखिए, एक तरह से तो जीएसटी जो रिफॉर्म्स किए गए, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो टैरिफ लगाया गया भारत पर, जिसकी वजह से जो पूरे अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें तो उसमें वृद्धि जो है वो भी कम हो सकती है। एआई के उपयोग से अनिश्चितताएं बढ़ चुकी हैं। एआई को अपनाने से दीर्घकालिक उत्पादकता तो बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ ही जो हमारी नौकरियां हैं वो भी कहीं ना कहीं खतरे में जा सकती हैं। इसी वजह से एआई के बुरे और अच्छे प्रभाव भी देखे गए। अब हम बात करते हैं कि जीएसटी सुधार आखिर है क्या, जिसकी वजह से ये जो हमारी फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ है उसको बढ़ता हुआ नजर यानी कि बढ़ता हुआ पाया गया। आखिर इसमें क्या जीएसटी सुधारों का क्या रोल रहा है? तो सबसे पहले तो जीएसटी सुधार थे, ये एक काउंसिल बनाई गई थी, उनके द्वारा पूरा जीएसटी के पूरा फिर से मूल्यांकन किया गया। उसके बाद देखा गया कि जीएसटी में कौन कौन से सुधार करने की जरूरत है। तो इसमें सबसे पहले जो कर स्लैब थे उनको सरलीकरण यानी कि उसको सिंप्लीफाई किया गया। सबसे पहले जो 4 जो भी ये कर स्लैब बने हुए थे 5%, 12, 18 और 28, उनको कम करके योजना बनाई कि सिर्फ 2 या 3 स्लैब ही बनाए जाए। इसका उद्देश्य था कि कर का जो ढांचा एक तरह से पूरा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको आसान कर देना, अनुपालन को आसान करना, ताकि लोग जो हैं सभी प्रकार का जीएसटी दे पाएं और इससे चोरी कम हो। इसके बाद डिजिटल अनुपालन में जैसे कि ई इनवॉइसिंग यानी कि ई बिल, जो यानी बिल वगैरह जो सब कुछ बनता है उसमें आपको इनवॉइस यानी कि रिसिप्ट टाइप कुछ मिलता है, उसको और ज्यादा मजबूत करना। इसके बाद रियल टाइम डेटा विश्लेषण, एआई आधारित तकनीकों का उपयोग करके जो चोरी है उस पर निगरानी रखना। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो डिजिटल जिसके माध्यम से जो लागत है उसको कम किया जाए और लोग जो है वो जीएसटी से ना भागे। इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी का विस्तार यानी कि इसके नियमों को और उदार बनाना, जिससे जो व्यवसाय हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस हैं, उनको क्रेडिट का अधिक लाभ मिल सके। इसके अलावा छोटे मध्यम उद्योग जो है उनके लिए आईटीसी प्रक्रिया को और सरल बनाना, यानी कि जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है यानी कि जो टैक्स बाद में मिलता है, यानी कि जिसमें हम देख सकते हैं कि एक तरह से सब्सिडी दी जाती है टैक्स की, तो उसको भी आसान बनाना। सेक्टर विशिष्ट सुधार जैसे पेट्रोलियम, रियल एस्टेट, शराब जैसे क्षेत्रों को जीएसटी के दायरे में लाने की संभावना की गई थी कि इन पर जीएसटी जो है वो लगाया जाए। इससे कर का आधार बढ़ जाएगा यानी कि एक तरह से जहां से हमारी जो कर मिलने के हमारे जो सोर्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, इससे रेवेन्यू में भी वृद्धि होगी। इसके बाद राज्य केंद्र को समन्वय में बनाने की कोशिश की गई। जो जीएसटी परिषद है उसने राज्य और केंद्र में एक तरह से एक समन्वय बनाने की कोशिश की, जिससे राजस्व तंत्र है उसको और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, यानी कि ट्रांसपेरेंसी से ये काम करे। और इसके साथ ही प्रौद्योगिकी डेटा एकीकरण, जैसे कि जीएसटीएन को, यानी कि आप देखते होंगे अगर आपने कहीं पर देखा हो तो वहां पर लिखा होता है कोई भी आप चीज खरीदते हो उससे जीएसटीएन यानी कि जीएसटी नेटवर्क को और ज्यादा उन्नत करना, जिसमें जो ब्लॉकचेन है, एआई का उपयोग करके जो डेटा सटीकता है और सुरक्षा उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ ही करदाता यानी कि जो कर देने वाले उनके लिए उपयोगकर्ता अनुकूल पोर्टल बनाना और मोबाइल ऐप का यूज करना। इसके साथ ही जीएसटी 2.0 का हमारे पर भारत पर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? सबसे पहले तो कर संग्रह में वृद्धि होने वाली है। जैसे कि विश्व बैंक ने कहा कि जीएसटी ने कर संग्रह में सुधार किया और फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत की जो जीडीपी है उसमें 6.5% तक वृद्धि जो बढ़ने का अनुमान लगाया गया। इसके अलावा सरलीकरण करके ढांचा, डिजिटल अनुपालन से जो छोटे व्यवसाय हैं उनको और स्टार्टअप्स को लाभ देना, ताकि उन पर कम जीएसटी लगे और वो अच्छे से अपना काम स्टार्ट कर पाए। उसके बाद अनुकूल कर नीतियां, घरेलू विदेशी निवेश को बढ़ावा देना। जीएसटी सुधारों में आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता को बढ़ाना, जिससे ग्रामीण मांग और जो कृषि उत्पादन है उसको समर्थन दिया जा सके। इसमें कुछ चुनौतियां क्या रहती हैं? राज्यों का विरोध, यानी कि ये जीएसटी का जो सुधार किए गए थे इसमें कुछ स्टेट्स के द्वारा विरोध किए गए। पेट्रोल, शराब जैसे जो क्षेत्र है उनको जीएसटी में शामिल करने पर राज्यों की कुछ आपत्तियां थी, यानी कि राज्य इनको शामिल नहीं करना चाहते थे। तकनीकी बाधाएं आई। छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल के जो उनके लिए ट्रेनिंग भी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा होता है कि गाँव वाले क्षेत्र में हर कोई डिजिटलीकरण से जो है परिचित नहीं होता, तो अब उनको अलग से एक ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इसके बाद जो राजस्व अनिश्चितता यानी कि स्लैब को अगर सरलीकरण किया गया तो उससे अल्पकालिक राजस्व में कमी की आशंका की गई कि थोड़े समय में जो राजस्व है वो कम भी हो सकता है। यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि हाउ वुड द रिसेंट फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशंस इन वर्ल्ड ट्रेड अफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, यानी कि विश्व बैंक के
जो विकास अनुमान से ये जुड़ा हुआ है कि विश्व बैंक का विकास, उन्होंने कैसे विकास दर्ज किया, जहां पर अमेरिकी टैरिफ का उल्लेख किया गया। और उत्तर में अगर हम देखें तो व्यापार, पूरे विश्व के व्यापार में जो भी अनिश्चितताएं हैं, इनस्टेबिलिटी है, या फिर भारत की जो लचीलता है उस पर भी चर्चा कर सकते हैं। यानी कि आप अगर चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इकोनॉमी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि जीएस पेपर 3 में जरूर, मतलब ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इसमें PYQ यानी कि MCQ क्या है? What is are the most likely advantage of implementing goods and service tax? It will replace multiple taxes collected by multiple authorities and will thus create a single market in the India. It will drastically increase the revenue neutral rate and will thus help to make India a trading state. It will enormously increase the growth and size of economy of India and will enable it to overtake China in the near future. अब इसमें अगर हम देखें तो साफ साफ इसमें पहली ऑप्शन करेक्ट है। आंसर जो है हमारा ए ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या करता है कि बहुत सारे टैक्स को इकट्ठा करके एक ही टैक्स लगता है और वो भी एक सिंगल मार्केट बनाएगी। अब देखिए पहले क्या होता था कि मान लीजिए जहां पर वस्तु बनी, ठीक है, कच्चा माल खरीदा, अब वहां पर आपने टैक्स दिया कुछ, फिर जब आपने उसको फैक्ट्री में तैयार किया वहां पर टैक्स दिया, उसके बाद दुकानदार जो था वो लेकर गया, रिटेल शॉप वाला, उसने टैक्स यानी कि वहां पर उसने टैक्स दिया, फिर जब उसने ग्राहक को बेचा तो उसने ग्राहक का पर टैक्स लगाया। अब जो फाइनल ये तीन जगह का टैक्स है ना, ये पूरा ग्राहक के ऊपर ही लगना था, यानी कि जो कस्टमर होते हैं उस पर इसका पूरा जो भार था वो इस टैक्स का प्रभार उसी पर आना था। अब इन सभी को हटा के सिर्फ एक टैक्स लगाया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हमारा जो लास्ट है ये है हमारा एडिटोरियल। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो भी हमारी इकोनॉमी पर ही बात करता है कि भारत में जो है यानी कि जो डोमेस्टिकली यानी कि घरेलू पूंजी को क्यों बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि घरेलू जो निवेश है उसको बढ़ावा आखिर क्यों देना चाहिए भारत को पूंजी में। अब अगर हम देखें तो उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आर्टिकल में देख लेते हैं, थोड़ा ब्लर दिखेगा लेकिन कोशिश करिएगा देखने की। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने इवैल्यूएशन किया है कैपिटल का यानी कि पूंजी का। उन्होंने कहा है कि इंडियन कैपिटल हैज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस चेंज बाय बिकमिंग मोर इंक्लूसिव ऑफ अ ब्रॉडर सेट ऑफ इंटरेस्ट बियॉन्ड इंडिविजुअल प्रॉफिट्स एंड रैपिड अक्यूमुलेशंस। यानी कि जो भारत की पूंजी है उसका बहुत बड़ा रोल है किसे, जो इंक्लूसिव है, यानी कि भारत की जो पूरा एक तरह से निवेश है या भारत की जो जितनी भी इकोनॉमी है उसको एक तरह से समावेशी बनाने में। The history of capitalism shows that this is not impossible as capitalism has evolved before and if it is to continue in the future, it can evolve again. As the economy is at risk of negative shock to external demand for its products due to unprecedented tariffs imposed and distortions कॉज्ड इन द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम। अब देखिए हम जैसे इतिहास में देखते हैं कई बार क्या होता है, कैपिटलिज्म पर जब भारत में जो ब्रिटिश शासन चल रहा था उस समय पर चलो फायदा उन्होंने अपना देखा, लेकिन फिर भी भारत में जो एक स्थिति थी, इकोनॉमी थी, वो थी कैपिटलिज्म की, यानी कि पूंजीवादी स्थिति बनी हुई थी। लेकिन अगर हम सिर्फ आज के समय पर ओनली पूंजी को ही प्रभावित करेंगे, यानी कि पूंजी को ही बढ़ावा देंगे कि आज की जो अगर हमारी इकोनॉमी जो है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बन जाए, तो भारत की जो ग्रोथ है इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। क्योंकि क्या होगा, सिर्फ पूंजी पर ध्यान दिया जाएगा, और अगर पूंजी पर ध्यान दिया जाता है तो लोग जो है जो जिनके पास कोई भी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वो लोग और पीछे रह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर राइटर ने द इम्पोर्टेंस ऑफ जो डोमेस्टिक कैपिटल उसके महत्व को बताया है। इसके बाद उन्होंने कुछ यहाँ पर डेटा भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जब जो प्राइवेट कैप्स है, यानी कि जो एक तरह से प्राइवेट जो इन्वेस्ट होता है वो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर से, यानी कि जैसे कि उन्होंने यहाँ पर बताया कि 3.4 लाख करोड़ है फाइनेंशियल ईयर 20 में, तो ये 10 पॉइंट यानी कि 2 लाख करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर 25 में हो गया। तो ये क्या है कि एनुअल ग्रोथ रेट को यानी कि बढ़ावा दे रहा है, 25% जो है इसको कम किया। कम कैसे हुआ, जैसे कि रेलवे, रोड्स, हाईवेज, इसके साथ ही कम्युनिकेशन और जो भी मतलब कि जो भी होता है हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, तो इन सभी में उन्होंने कहा कि इस ग्रोथ को यानी कि ये ग्रोथ कम हुई है जो कैपिटलिज्म की, यानी कि एक तरह से जो इन्वेस्ट की है वो ग्रोथ कम हुई है। अगर इसका हम पूरा जिस्ट देखें तो इसका जिस्ट क्या निकलता है
as the economy is at risk of negative shock to external demand for its products due to unprecedented tariff imposed and disturbance cost in the global trading system। यानी कि अगर हम देखें पूरे विश्व के व्यापार में ये जो हम ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम देखते हैं, इसमें जो भारत की इकोनॉमी कहीं ना कहीं रिस्क में आ सकती है अगर भारत का जो घरेलू निवेश है उसको बढ़ावा नहीं दिया गया तो ये पूरे यहाँ पर चैलेंजेस की बात की गई है। यहाँ पर इस पूरे यानी कि इंडियन की जो कैपिटल नीड्स है उसके बारे में बात की। अब देखिए कारण आखिर क्या, हम इसको थोड़ा और आसान हिंदी भाषा में समझते हैं कि आर्थिक विकास और रोजगार को सृजना। मान लीजिए घरेलू पूंजी का जो निवेश है मैन्युफैक्चरिंग बुनियादी ढांचे में जैसे सड़क, रेल या फिर पोर्ट्स, इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर होती है वहां पर जो घरेलू पूंजी का निवेश है वो उसमें वृद्धि करेगा। जैसे कि भारत अभी स्मार्ट सिटी की योजनाएं बना रहा है, हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाया जा रहा है, तो ऐसे प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्ट किया जाएगा तो आर्थिक गतिविधियां जो हमारी वो बढ़ेंगी। इसके बाद रोजगार के मौके मिलेंगे। निवेश से क्या होगा, छोटे बड़े मध्यम उद्योग के जो लगेंगे एक तरह से कारखाने उद्योग लगाए जाएंगे, स्टार्टअप्स रहेंगे, बड़े बड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत में जो बेरोजगारी की समस्या है उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। इसके बाद आर्थिक गुणक प्रभाव यानी कि मल्टीप्लायर इफेक्ट भी रहेगा। घरेलू निवेश से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी जिससे बाकी क्षेत्रों में आर्थिक जो एक्टिविटीज रहेंगी इकोनॉमिकली वो ज्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे एक नई फैक्ट्री से सिर्फ न केवल प्रत्यक्ष रोजगार बल्कि उससे परिवहन, कच्चा माल, सेवा क्षेत्र में सभी जगह में मांग बढ़ती है। मान लीजिए अगर कोई नई फैक्ट्री, आपने अपने घर पे फैक्ट्री लगा ली, कागज बनाने का कोई कारखाना लगाया, अब आपको उसके लिए कच्चा माल चाहिए होगा, उसके लिए लोग चाहिए होंगे, उसके साथ आपको जो एक जगह से दूसरी जगह जो माल लेकर जाना है उसके लिए परिवहन की आपको जरूरत होगी और फिर लोगों तक वो हर एक दुकान तक वो कागज को पहुंचाना है तो उसके लिए आपको सर्विस सेक्टर भी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे क्षेत्रों में जो एक्टिविटीज हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके बाद ही जो आत्मनिर्भरता होगी, आर्थिक संप्रभुता बढ़ेगी। भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो पूंजी यानी कि विदेशी पूंजी पर डिपेंड है, तो घरेलू पूंजी क्या होगी, इसकी निर्भरता को कम करेगी। भारत को पूरे विश्व में जो आर्थिक उतार चढ़ाव है उसमें बचने का एक मौका मिलेगा। रक्षा, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है वहां पर घरेलू निवेश अगर होगा तो भारत की जो रणनीतिक स्वतंत्रता वो बढ़ेगी। जैसे कि स्वदेशी हथियार, तकनीकी नवाचार में निवेश किया जाएगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा को भी मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद भारत की जो मेक इन इंडिया की जो आत्मनिर्भर भारत की पहल है उससे क्या होगा, घरेलू निवेश को वो प्रोत्साहन तो करती है ताकि भारत का उत्पादन और जो निर्यात में आत्मनिर्भर है वो बन सके, यानी कि हम कम से कम इंपोर्ट करें और एक्सपोर्ट ज्यादा करें। इसके बाद आर्थिक स्थिरता, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई जो है वो अस्थिर हो सकता है जिससे क्या होगा, पूरे विश्व का जो आर्थिक संकट है उसके दौरान जो पूंजी हमारे पास है यानी कि पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है। घरेलू निवेश इस जोखिम को कम करेगा। इसके बाद घरेलू निवेश से जो विदेशी मुद्रा का भंडार है हमारे पास उसका दबाव कम होगा जिससे रुपया जो है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इसके बाद जो ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र है उनका विकास होने की संभावना है। बुनियादी ढांचा विकसित होगा, कृषि आधारित उद्योग लगाए जाएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य जो सीमाएं हैं उनमें निवेश अगर करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो जो असमानता है वो कम होगी। छोटे उद्यमी, महिलाएं, वंचित समुदायों को जो उनको एक तरह से फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी जिससे सामाजिक आर्थिक समावेशन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सब इसके हो सकते हैं, यानी कि इसके ये सब फायदे हैं। इसके साथ ही नवाचार, तकनीकी की प्रगति होगी। भारत में स्टार्टअप जो इकोसिस्टम काफी तेजी से बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं। तो घरेलू निवेश से क्या होगा, फिनटेक, हेल्थ टेक, एडटेक जैसा जो क्षेत्र है वहां पर नवाचार में बढ़ोतरी होगी। जैसे कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जैसे जोमेटो, पेटीएम, ये भारत में इन्वेस्टर्स की जो भागीदारी उनको बढ़ावा देगा तो भारत में घरेलू निवेश ज्यादा होगा। भारत की जो कंपनियां पूरे विश्व स्तर पर भी कॉम्पिटिटर बन सकती हैं। जैसे कि रिलायंस, टाटा समूह ने काफी टेक्निकली ऊर्जा में इन्वेस्ट किया है तो जिसके कारण वो पूरे विश्व में जानी जाती हैं। इसके बाद पूंजी का जो राष्ट्रीय उपयोग किया जा सकता है। भारतीय पूंजी को विदेशों बाजारों में भी ले जाया जा सकता है। वहां पर निवेश करने के बजाय अगर घरेलू सत्र पर निवेश करें तो भारत के जो धन है उसका जो है पुनर्चक्रण, यानी कि भारत का धन भारत में यूज होगा और फिर वहीं पर हमारी इकोनॉमी अच्छे से चल पाएगी। घरेलू निवेश से जो आर्थिक गतिविधियां, सरकार के लिए राजस्व बढ़ेगा जिससे यानी कि सरकार को टैक्स मिलेगा जिससे सार्वजनिक कल्याण योजनाएं हैं वो शुरू की जा सकती हैं। अब देखिए घरेलू निवेश के लाभ हमने अभी देखे ही हैं। दीर्घकालिक विकास होगा, लंबे समय तक
जो भारत 2047 तक एक तरह से विकसित राष्ट्र बनने की तरफ है तो वो बन सकता है। इसके बाद MSME को प्रोत्साहन मिलेगा, वित्तीय समावेशन बढ़ेगा, इसके साथ ही जो पर्यावरणीय स्थिरता है वो बन पाएगी, जैसे सौर, पवन ऊर्जा, हरित तकनीकों में निवेश के लिए ये सब कुछ क्या घरेलू पूंजी का यूज हो सकता है। भारत में जो जलवायु लक्ष्य यानी कि 2023 तक 50% नवीकरणीय ऊर्जा बनाने का उसको समर्थन देगा। जो स्वदेशी ब्रांड होंगे, उत्पाद होंगे, उनमें निवेश बढ़ेगा और भारतीय में भी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस आएगा और भारत में एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न होगी। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे निवेश की कमी रहती है। लोग जो है अक्सर रियल एस्टेट, सोना, विदेशी बाजारों में निवेश करते हैं, जिससे घरेलू उद्योग में जो पूंजी उसकी कमी रहती है। इसके साथ ही स्टॉक मार्केट या स्टार्टअप्स में निवेश का जोखिम काफी ज्यादा माना जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि टैरिफ लगाए गए थे, तो उसमें अगर जो इन्वेस्टर्स थे वहां पर शेयर मार्केट काफी डाउन हो चुकी थी, क्योंकि इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं खतरा था कि अब टैरिफ लगे हैं तो हमारा जो बिजनेस है उसको नुकसान भी हो सकता है। जटिल कर प्रणाली, नियामक अनिश्चितता, नौकरशाही बाधाएं जो घरेलू निवेश को काफी ज्यादा मतलब कि डीमोटिवेट करती हैं। इसके साथ ही भारत में जो वित्तीय साक्षरता उसका स्तर कम है, यानी कि लोग कम पढ़े लिखे हैं और उनको इन्वेस्ट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। कुछ क्षेत्रों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचा है, तो इसमें क्या रहता है कि काफी चुनौतियां भी आती हैं। लेकिन अब सरकार के द्वारा कुछ नीतियां, पहल की बात भी करी जाती है, जैसे मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल जैसे जो क्षेत्र है वहां पर इन्वेस्ट को और ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान, वित्तीय समावेशन की योजनाएं जिसमें जन धन योजना, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, GST में और कॉर्पोरेट जो टैक्स है उसमें कटौती से निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाएगा। डिजिटल इंडिया बनेगा और स्टार्टअप तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। अब देखिए घरेलू निवेश के लिए वित्तीय साधन कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे म्यूचुअल फंड्स में आप निवेश कर सकते हैं। जो इक्विटी डेट म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से लोग क्या करते हैं, भारतीय कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप फंड्स तो स्टार्टअप्स को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं। इसके साथ ही स्टॉक मार्केट में जैसे BSE, NSE जो कंपनियां हैं उसमें भी इन्वेस्ट लगातार बढ़ रहा है, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, HDFC जैसे शेयरों में भी निवेश से घरेलू पूंजी का यूज होगा। वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी जो रहती है जिसमें स्टार्टअप्स या फिर MSME में निवेश करने के लिए वेंचर कैपिटल फंड्स इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे कि सिकोया इंडिया और इन्फिना फाइनेंस स्टार्टअप्स में जो हैं ये भारत में जो इन्वेस्टर्स हैं इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड मार्केट रहती है, सरकारी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश जो है उससे बुनियादी ढांचा बढ़ता है, दीर्घकालिक परियोजना को वित्त पोषण मिलता है, यानी कि उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। क्राउड फंडिंग यानी कि छोटे निवेश जो होते हैं उनके लिए क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है और सामाजिक उद्यमों में भी निवेश का एक अच्छा मौका मिलता है। तो इसी तरह इन सभी के माध्यम से आप जो घरेलू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ कौन कौन से सेक्टर प्रमुख हैं, बुनियादी ढांचा जिसमें सड़क, रेल, हवाई अड्डे, स्मार्ट सिटी परियोजना, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा, इन सभी में जो है आप नवीकरणीय ऊर्जा के सेक्टर में भी जो एक तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स, फिनटेक, हेल्थ टेक ये जो कंपनियां रहती हैं, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य और शिक्षा, MSME यानी कि लघु मध्यम उद्यमों में जो वित्तीय और तकनीकी सहायता उनको मिल सकती है। भविष्य के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, लोग जो है अपने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और स्टार्टअप्स के बारे में जागरूक लोगों को करना चाहिए, ताकि क्या होगा कि लोग ज्यादा से ज्यादा जो है डोमेस्टिकली इन्वेस्ट करें। इसके साथ ही निवेश प्रक्रिया को और सरल बनाना होगा, पारदर्शी यानी कि लोगों को पता होगी हमारा जो पैसा लगा है वो कहाँ जाएगा, हमें कब तक मिलेगा, पूरी एक तरह से ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। ग्रामीण पूर्व उत्तर भारत में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ योजनाएं खास तौर पर बनानी चाहिए। इसके साथ ही PPP मॉडल जो है, पब्लिकली प्राइवेटाइजेशन जो है मॉडल जो बनाया गया, पार्टनरशिप जो है, बुनियादी ढांचा और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये सुझाव दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही ये क्वेश्चन है हमारा, भारत में घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे ज्यादा प्रभावी है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव क्या है? कर छूट या प्रोत्साहन, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, आयात शुल्क में वृद्धि, ब्याज दरों में कमी। तो इसमें क्या आ सकता है, सबसे पहला यही होगा कर छूट और प्रोत्साहन, यानी कि जैसे अभी GST रिफॉर्म्स किए गए तो उसमें जो इन्वेस्ट लोग ज्यादा कर सकते हैं।
इसके बाद कौन सी योजना भारत में घरेलू निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी? डिजिटल इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जन धन योजना, आयुष्मान भारत। तो इसमें घरेलू निवेश के लिए PLI योजना जो है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि ये प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी योजना शुरू हुई थी। अब देखिए हमारा ये जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या, इससे पहले हमारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज थी द हिंदू न्यूज़पेपर से, वो हमने अच्छे से कवर कर ली है। आपको क्वेश्चन भी बता दिए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी हमने आपको दिखा दिए कि इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है कि गांधी जी ने विख्यात वक्तव्य राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, कब दिया था? उन्होंने ये एक स्लोगन नारा दिया था। पहला ऑप्शन है चंपारण सत्याग्रह के समय, दूसरा दांडी में नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन करते समय, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि सेकंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के समय। तो इसमें आपने करेक्ट आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में, या फिर आप इस आंसर को ढूंढ के रखिएगा, कल आपको हम इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो आपने ये बताना है कि ये स्लोगन गांधी जी ने कब दिया था, इन चारों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का द हिंदू का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और उसके साथ ही आपको अच्छे से न्यूज या फिर टॉपिक, क्वेश्चन सब कुछ समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपने कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।